अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। आज हम एक बिल्कुल अनयूजुअल प्रोग्राम कर रहे हैं। कल 26 जनवरी है। हम तो उसे यौम जमहूरिया हिंद समझते हैं, लेकिन पता चला है कि ये कस्टम का आलमी दिन भी है। दिन क्यों है, कैसे है, क्यों मनाया जाता है, लंबी कहानी है। कोई सन 53 की बात है कि इस दिन कुछ 17 मुल्क इकट्ठे हुए थे कहीं पर सलीस में, उन्होंने फ़ैसला किया था, कुछ कस्टम कोऑपरेशन काउंसिल कायम की थी। जो आप सुना है 164 मुल्क हैं जो इसके रुकन है, और इसका नाम भी बदल गया है, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का नाम रख दिया गया है, WCO। WTO नहीं है, ये WCO है, एक मुख्तलिफ तरह की तंजीम है। उसके तहत एक आलमी दिन मनाया जा रहा है। हमने सोचा क्यों ना इसी बहाने हम कुछ कस्टम के आला अफसरान को यहाँ मदऊ करें और उनको से कुछ गुफ्तगू करें। तो नाज़रीन कराम, पहले आप टेलीफोन नंबर आपको याद है, आज ख़ास तौर पर नोट कर लीजिएगा, 0900-222-12। आप जो भी यहाँ कस्टम के लोग मौजूद हैं उनसे बात कर सकते हैं, उनसे सवाल कर सकते हैं। शिकायतें हों तो शिकायत कर सकते हैं, कोई पूछना हो तो कुछ पूछ सकते हैं, और जानना हो कि आपकी मराद क्या है तो वो जान सकते हैं। बहुत सी बातें हो सकती हैं। हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, मैं पहले आपको तारफ़ करा देता हूँ उनका। मुनीर कुरैशी साहब हैं, ये प्रिवेंटिव के कराची के कस्टम के कलेक्टर हैं। प्रिवेंटिव वो शोबा है जो बुनियादी तौर पर जिससे आपका ज़्यादा वास्ता पड़ता है, एयरपोर्ट पर भी, हर जगह। आम तौर पर हम इसी हवाले से कस्टम को जानते पहचानते हैं। मुस्तरद जबीन साहबा हैं, ये अप्रेजमेंट का शोबा है। ये दो बड़े शोबे हुआ करते थे, एक ज़माने में इन्हीं का नाम होता था, बाकी तो हम जानते नहीं थे। बहुत अहम शोबा है। आजकल इसका बड़ा काम इम्पोर्ट, पाकिस्तान जो कुछ बाहर से मंगवाता है, इम्पोर्ट किया जाता है, उस पर उसका समझिए ये महकमा है। मैं आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और निसार मोहम्मद खान साहब हैं, ये हमारे एक्सपोर्ट को देखते हैं। मतलब पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों अप्रेजमेंट में होता था, अब एक्सपोर्ट ख़ास तौर पर अलग है। जो चीज़ें पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है उनको ये उस महकमे को ये डील करते हैं। रज़िया सुल्ताना साहबा हैं, ये वैल्यूएशन की डायरेक्टर जनरल हैं और पोस्ट क्लियरेंस की भी। इनको ये एजाज़ हासिल है कि ये पाकिस्तान की कस्टम में पहली अफसर थीं और इस वक्त सीनियर मोस्ट अफसर भी हैं ये। अब मेरा ख्याल में हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। गुफ्तगू को बिल्कुल आपको मैं एक सच्ची बात बताता हूँ कि अगर इतने सारे जर्नैल इकट्ठे हो जाए तो हम बहुत डर जाते हैं। आज इतने कलेक्टर्स के दरमियान कुछ उससे कम नहीं होता। वैसे आपसे शुरू करते हैं जी। ये दिन जो हम मना रहे हैं, इसका कोई थीम भी है, शायद कोई सिक्योरिटी के हवाले से और ट्रेड फैसिलिटेशन के हवाले से कुछ है। तो कुछ इस पे कुछ हमारे यहाँ भी कुछ काम हो रहा है, कुछ क्या हो रहा है? दरअसल ये जो हमारा इंटरनेशनल कस्टम्स डे है, हर साल इसका कोई ना कोई थीम होता है, और जो WCO है वो इसका थीम देता है। इस साल जो थीम उन्होंने दिया है वो है अपना ट्रेड फैसिलिटेशन का एंड सिक्योरिटी का। अब इस पर्सपेक्टिव में पूरी दुनिया पे जितने भी कस्टम्स के जितने भी मुल्क हैं जिनकी कस्टम्स की रुकनीत है, वो जिस तरह से आपने बताया कि 164 कंट्रीज़ हैं, वो हर कंट्री में इसको किसी न किसी तरीके से इस दिन को मनाया जा रहा होगा, और उसमें एम्फोसिस होगा कि ट्रेड फैसिलिटेशन किस तरीके हो सकती है सिक्योरिटी के साथ। ये दोनों पहलू बड़े इंपॉर्टेंट पहलू हैं जी। 9/11 के बाद तो सिक्योरिटी तो हर जगह अहम हो जाती है जी हाँ। लेकिन मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, जहाँ हम सिक्योरिटी का पहलू देख रहे हैं, एट द सेम टाइम ट्रेड फैसिलिटेशन भी बहुत बढ़ रही है। अच्छा। देखें, अब हमारे पास हमने मॉडल कस्टम्स शुरू कर दिया है। अच्छा। पहले फाइलिंग आज पहले नहीं थी। अब कस्टम्स की इंपोर्ट की कंसाइनमेंट्स के लिए या एक्सपोर्ट की कंसाइनमेंट के लिए फाइलिंग होती। आप घर में बैठ के अपने कंप्यूटर पे अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल करें। अच्छा। कस्टम्स में कस्टम्स में वो हमारे एक प्रोफाइल बने हुए हैं, उसके अंदर जब वो चीज़ कवर आ जाती है कि ये सब चीज़ ठीक है, हम आपको आपकी ड्यूटीज़ टैक्सेस आप खुद असेस करें, और वो हम चेक करने के बाद आपको अलाउ करते हैं, आप बैंक में पेमेंट करें, और सेम डे विद इन आवर्स सब कुछ हो जाएगा। जी हाँ, सब कुछ हो जाएगा। एंड खुशी से मरना चाहते अगर एतबार होता नहीं, आप एतबार करें, ये हकीकत है। अच्छा। तो ये सिस्टम हमारे यहाँ डेवलप हो गया। ऑन अभी इस वक्त ये सिस्टम पाकिस्तान में चल रहा है, और हम इसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हैं। अभी हमारे पास कराची में
एक स्टेशन है KICT के नाम से, जहाँ पे हमने ये काम शुरू कर दिया है। अच्छा। अब सेकंड स्टेज में हम इसको PICT पे ले जाएंगे और इसी तरीके से आस्ता आस्ता दूसरे एरियाज में ले जाएंगे। इसमें अच्छा, हमें बहुत हमें सारा तो एक्सपोर्ट करेंगे। इतना लंबा चौड़ा नहीं पता, ये जो आप बातें करें, एक ग्रीन चैनल खुला था जी, जी हाँ, वो क्या हुआ? ग्रीन चैनल खुला था और ग्रीन चैनल है इस वक्त भी। कैसे? मैं तो कई बार मैंने अभी 1-2 सालों में कोशिश की है गुजरने की, वो कहते हैं स्कैनर से गुजारो और इधर आओ। मैं एक चीज़ बताना और एक चाहूँगा, खाकी वर्दी पहने एक बंदा खड़ा होता है पास। मैं इसमें आपको इतबार नहीं शायद आप पे। नहीं, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। जी जी। ग्रीन चैनल बुनियादी तौर पे जो कस्टम्स में है इस वक्त, यूरोप की तमाम फ़्लाइटें पैसेंजर आने वाले वो ग्रीन चैनल से जाते हैं। अमेरिका से जो आते हैं वो ग्रीन चैनल से जाते हैं। हुज्जाज जितने आते हैं वो ग्रीन चैनल से जाते हैं। हम दूसरा भी ग्रीन चैनल का मतलब अब जो है उसके हमने हाथ से खोलना और बंद करना, पहले ये था आप आते थे, आपको पता है आपकी बैगेज एग्जामिनेशन होती थी। इस वक्त वो इस तरह से नहीं है। अब हमने मशीन्स लगा रखी हैं जो स्कैन करती हैं बैगेज को। पैसेंजर बैगेज आता है वो उसमें से स्कैन होता है। अगर हमारे स्कैनिंग मशीन में कोई ऐसी चीज़ नज़र आ जाए कि भाई इस पे ड्यूटेबल है, क्योंकि हमारे पास कुछ कंपलसरी ड्यूटेबल आइटम्स हैं कि भाई इस पे ड्यूटेबल है, उसको फिर हम सिर्फ एग्जामिन करते हैं और ड्यूटी चार्ज करते हैं और छोड़ते हैं। अदरवाइज़ हम, वरना पहले तकरीबन ये स्कैनिंग जब फैसिलिटी नहीं थी तो काफ़ी बैगेज खुलता था, लोगों को काफ़ी तकलीफ होती थी। लेकिन अब आप अगर कभी कस्टम्स में आए एयरपोर्ट पे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि जो सिर्फ ड्यूटेबल है 9 आउट ऑफ 10 पैसेंजर्स उन्हीं का बैगेज खुलता है जो कि जिनके पास ही ड्यूटेबल सामान हो, वरना जनरली नहीं होता। ठीक बात। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये पाकिस्तान की इंपोर्ट हम बड़ी कोशिश करके एक्सपोर्ट बढ़ाई थी हमने सोचा था, लेकिन आपने आके लगता है कि इंपोर्ट भी बहुत बढ़ा दी हैं। क्या सूरत है इस वक्त, जो लोगों को सहूलतें दी जाती हैं या इतना बड़ा हमारी इंपोर्ट का मामला हो गया है, तो कैसे इसमें आसानियाँ पैदा करते हैं आप लोगों को, कैसे हैंडल करते हैं इसको? मैं इस सिलसिले में ये अर्ज़ करना चाहूँगी कि पाकिस्तान कस्टम्स दुनिया के शाना बशाना है इस वक्त, और हम लोगों ने लोगों के लिए ऐसी सहूलियात वहाँ पहुँचाई हैं जिसके ज़रिए लोगों के लिए तिजारत करना आसान हो गया है। अच्छा। और उसमें जैसे कि मुनीर साहब ने बताया कि कंप्यूटराइजेशन ने मदद दी है और हमने प्रोसीजर्स को स्ट्रीमलाइन किया है, और इसके अलावा हमने वैल्यूएशन के लिए, जैसे कि DG साहिबा तशरीफ़ रखती हैं, इनके यहाँ से बहुत काम हुआ है, तो वैल्यूएशन के प्रोसीजर्स को सीधा किया गया है, सिंप्लीफाई किया गया है, और उसमें लोगों की आसानी और सहूलत को मद्देनज़र रखा गया है। तो ये सब चीज़ें मिलकर अब मैं समझती हूँ कि ट्रेड के लिए, पाकिस्तान की ट्रेड के लिए हालात पहले से बहुत बेहतर और बहुत ही ज़्यादा कंड्यूसिव हो चुके हैं। और इसकी वजह से आप देखिए कि जैसे कि पाकिस्तान में आजकल माशी एक्टिविटी बहुत बढ़ गई है, तो उस एक्टिविटी के बढ़ने में हमारी ट्रेड को इंपोर्ट की सहूलियात और एक्सपोर्ट की सहूलियात वहाँ पहुँचाना ज़रूरी अमर था। तो पाकिस्तान कस्टम्स की कोशिशों के नतीजे में, जिसके अंदर ये भी शामिल है कि हम लोगों ने टैरिफ को रैशनलाइज़ किया, ड्यूटी स्ट्रक्चर को हम नीचे लाए, और जैसे कि पहले 30 साल पहले 200% ड्यूटी तक थी, 250%, लेकिन अब ड्यूटी के स्लैब्स 20% से 0% पर आ चुके हैं। अच्छा, हाँ। तो जिसके नतीजे में लोगों का हमारे पर एतमाद बढ़ा है। 125 से 25 अब सुना हाँ है। वो WCO और WTO का फ़र्क हमें ज़्यादा पता नहीं है, वो बाद में पूछेंगे। हाँ जी। तो क्या बिल्कुल ड्यूटी अगर कम होती जा रही है तो उससे कोई हमारी आमदनी में तो फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं समझती हूँ कि टैरिफ को रैशनलाइज करने से पाकिस्तान की आमदनी बढ़ गई है कस्टम्स की, इन द सेंस कि लोगों को अब सहूलत है और लोग अब बड़ी आसानी से ये फैसला कर सकते हैं कि उनको क्या चीज़ इंपोर्ट करना है और उनको कितनी कॉस्ट पड़ेगी, और उसके बाद अल्टीमेटली वो उसकी डिस्पोजल के तमाम अमकानात को नज़र में रखते हुए अपने फ़ैसले ज़्यादा आज़ादी और ज़्यादा सहूलत के साथ कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि हुकूमत की पॉलिसियों के साथ साथ पाकिस्तान कस्टम्स के प्रोसीजर्स का जो स्ट्रीमलाइन किया गया है, उसकी वजह से हमारी ट्रेड को बहुत सहूलत हुई है और साथ साथ कस्टम के अमले को भी बहुत सहूलत मिली है। असल में आपसे एक तरह से बात करते हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, उसके बाद हम अपनी बात जारी रखेंगे। जी नाज़रीन कराम, वक्फे के बाद हम बात को शुरू करते हैं। अभी हम इब्तदाई बात कर रहे हैं। मुझे अंदाज़ा है कि ये प्रोग्राम मैंने नहीं कंडक्ट करना, ये नाज़रीन ने कंडक्ट करना, और कालें आ भी रही हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले इब्तदाई बात कर लीजिए। जी निसार साहब, आप एक्सपोर्ट के हवाले से हमें कुछ बताएं कि क्या सूरत हाल है। सुना 17 अरब तक हम टच कर जाएंगे, इसमें क्या कमाल है आपके शोबे का? इसमें यह है कि एक तो एक्सपोर्ट के लिए इस बजट में जो एक बहुत बड़ा फैसला हुआ कि जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, 5 जो बड़े सेक्टर हैं, उनके लिए जो खाम माल बाहर से आता है उस पर ड्यूटी माफ़ कर दी गई। ठीक है। उसके अलावा
टेक्सटाइल पर, टेक्सटाइल और इस तरह लेदर प्रोडक्ट्स और जो 5 बड़े हमारे सेक्टर जी हैं, जी, ख़ास तौर पे टेक्सटाइल पे। अब उसके बाद जो दूसरा हमारा अहम काम होता है वो ड्यूटी ड्रॉबैक देने का होता है, यानी वो उसमें बड़ी खाम शिकायतें माल होती हैं जी जो- बड़ी लोगों को। अच्छा, उसमें ये है हाँ। कि अब सूरत हाल इस वक्त भी ऐसी है कि हम ड्यूटी ड्रॉबैक की पेमेंट जो है वो बहुत जल्दी कर रहे हैं और उस हिस्से में शिकायतें अब नहीं हैं, लेकिन अब हम बहुत जल्दी एक ऐसे ख़ुदकार निज़ाम की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें इंसानी अमल दखल बहुत कम होगा और जो ही अशिया पाकिस्तान के पानियों से बाहर जाएंगी, एक्सपोर्ट्स होंगी, तो उसी वक्त ड्यूटी ड्रॉबैक ऑटोमेटिकली कैलकुलेट भी हो जाएगा और पेमेंट भी हो जाएगी। अब भी हमारी एक पोर्ट पर KICT पर यह निज़ाम इस पिछले महीने चल पड़ा है और बहुत जल्दी हम उसके लिए हमने तैयारी कर ली है और बहुत जल्दी हम ऐसा ख़ुदकार निज़ाम ला रहे हैं कि अलग से रिबेट क्लेम फाइल करने की ज़रूरत एक्सपोर्टर को पेश नहीं आएगी। आप भी वही बात कर रहे हैं कि वही खुशी से मरना चाहते वाली बात कर जी रहे हाँ, हैं। इस पर एतबार कर लीजिए, इसलिए कि ये बहुत जल्द आने वाला है और इसके लिए अच्छा, हमारा इस जो पे हमारे homework साथ है- लाइन पर एक आपकाल तो मैं आपको बात भी कराऊं, जावेद अहमद वोरा साहब हैं जो हमारी चैम्बर की मैनेजिंग कमेटी के रुकन भी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। हेलो 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 जी जावेद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? फाइन, आप सुनाएं। आप जनाब बताइएगा, ये देखिएगा आपका तो मामला पड़ता रहता होगा कस्टम से, इतने कलेक्टर साहब मौजूद हैं यहाँ, तो जी सर। आपको कोई शिकायत तो नहीं है इनसे? नहीं सर, ऐसा शिकायत तो नहीं है, लेकिन कुछ नहीं कहेंगे जी, अगर है तो कर दीजिएगा। थैंक यू सर। आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट द प्रोसीजर्स। जो आजकल जो कस्टम्स में एक नया मतलब है कि सिस्टम आया हुआ है, दैट इज नोन एज पैक सिस्टम, जी जी, जिसको हम केयर भी कहते हैं। अच्छा तो इस केयर में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम ये है कि स्टेक होल्डर्स को, बल्कि मुझे नहीं, तकरीबन पूरे स्टेक होल्डर्स की मैं जब बात करूंगा हाँ जी। तो उसमें ये है कि वो एक तो सिस्टम बड़ा स्लो है ये इनका सर्वर। मैं इसको डिस्क्राइब यूं करूंगा कि जैसे हम पेंटियम 1 पे ये हैं और हम पेंटियम 4 पे हैं, अच्छा 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 अच्छा, ये और बात। ये सेकेंडली यूजर फ्रेंडली नहीं है। हम्म। मतलब इस तरह के अगर हम इसको जाते हैं कि एक जब स्क्रीन पे हम जाते हैं तो उसको ब्राउज करने के लिए हर दफा स्क्रीन को चेंज करने के लिए ब्राउजिंग करनी पड़ती है और उसमें बड़ा टाइम लगता है। अच्छा अच्छा, समझ आ गई बात। ये ये जो आप बात कर रहे थे आप दोनों साहब, ऑटोमेशन की और कंप्यूटराइजेशन की, उसमें तो पहली शिकायत तो ये आ गई कि स्लो बहुत आपने लगा रखा कंप्यूटर। मैं इसमें ये कहूँगा हाँ। कि ये सिस्टम अभी आए हुए तकरीबन 5-6 महीने हुए हैं। हाँ। ये सिस्टम इस खत्ते में पहली दफ़ा आया है। ये पूरे खिते में? जी हाँ, ये मैं कहूँगा इंडिया में भी नहीं है अभी अच्छा अच्छा, पैक्स का सिस्टम इस हवाले से। इसे क्या कहते हैं? पैक सिस्टम? पाकिस्तान ऑटोमेटेड कस्टम्स क्लियरेंस सिस्टम। ओ देखा ये और पैक विदिन का। 24 आवर्स यहाँ क्लियरेंस होती है। अच्छा अच्छा, उसमें अभी जो ये बता रहे हैं कि उसका सिस्टम का रिस्पॉन्स स्लो है, इनका ये ख्याल है बेसिकली, क्योंकि इस वक्त जब शुरू में कोई भी नई चीज़ आए कुछ टीदिंग प्रॉब्लम्स होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जैसे ये अपने उस जैसे इन्होंने ये कहा कि इस वक्त पेंटियम 4 चल रहा है जबकि वो पेंटियम 1 है, मेरे ख्याल से नहीं, पेंटियम 1 नहीं है। बट वी हैव टू, जो भी इसकी टीदिंग प्रॉब्लम है, येस वी विल से कि नए जिस तरह से नई चीज़ है तो उसमें कुछ टीदिंग प्रॉब्लम होते हैं, जिस तरह से थोड़ी चीज़ कुछ दिन और चाहिए हमें, एंड आई थिंक दिस विल बी वेरी गुड। क्योंकि वोरा साहब को ये भी पता होगा कि जब ये पैक्स नहीं था उस वक्त कितने दिन लगते थे इसी सिचुएशन में, और आज कितना जल्दी हो रहा है। क्या ख्याल है? यही बात ठीक कह रही हैं जी? जी हाँ, अभी तो पायलट प्रोजेक्ट है और बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म की उसमें टेक्नोलॉजी है जिसको दुनिया भर के जो लोग हैं, माहिरीन है, वर्ल्ड बैंक ने सराहा है उसको। ये निज़ाम ऐसा है कि जो बहुत ही दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता निज़ाम के मुकाबले में है। तो पायलट प्रोजेक्ट इसलिए शुरू किया जाता है कि शुरू में देखा जाए कि जो छोटी बहुत खामियां होती हैं या टेक्नोलॉजी के छोटे मोटे प्रॉब्लम हैं उन पे काबू पा लिया जाए। ये हम खुद ही कर रहे हैं जहाँ, या कोई बाहर से तो इस नहीं प्रोग्राम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये हमारा अपना प्रोग्राम है। अच्छा जी, यानी अच्छा ये हुआ जी। खुद ही पाकिस्तान के अंदर डेवलप हुआ है, हाँ। हम लोगों ने डेवलप किया है, CBR का अपना इनिशिएटिव था ये, और ये होम ग्रोन प्रोग्राम है और इसे दुनिया भर में सराहा गया है। जो भी मुबसरीन आए हैं बाहर से और जिन्होंने देखा है इस प्रोग्राम को, तो ये दुनिया के आप किसी भी प्रोग्राम के मुकाबले में इसे पेश कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आपसे भी मैं बात कर लूं कि क्या आप किस तरह ये पोस्ट क्लियरेंस और ये वैल्यूएशन जो है इसको तो हमारे पास जो केसेस रेफर होते हैं फ्रॉम द क्लियरिंग कलेक्टर्स, जी जी, जैसे मेरे कोलीग्स ने बताया ना कि दे आर गोइंग इन फॉर वेरी एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस एंड क्लियरेंस ऑफ केसेस। सो अगर जहाँ पर इनको अपेरेंटली कोई चीज़ नज़र आती है कि द वैल्यू इज़ नॉट प्रॉपर इन द सेंस कि अंडर इन्वॉइस्ड है या मिस डिक्लेयर है, तो वो उसको प्रोविजनली रिलीज़ करते हैं एंड दे मेक अ रेफरेंस टू द वैल्यूएशन डिपार्टमेंट। तो वैल्यूएशन फिर उसको स्क्रूटनाइज करते हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड देयर आफ्टर
इससे रेड टेपिज्म बढ़ तो नहीं जाती जी? नहीं, बेचारा क्लियरेंस करा के बैठा हुआ है। एक्चुअली हमने आप एक रोक और लेते हैं। सिस्टम अभी कस्टम हाउस में जो इंट्रोड्यूस हुआ है, इन द वैल्यूएशन सिस्टम, दैट इज आल्सो जिस तरह पैक्स को किया हुआ है ना ट्रायल बेसिस पर, दैट इज कॉल्ड एज द कस्टम्स वैल्यूएशन मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें जहाँ क्लियरेंस होती है नीचे, एंड दैट इज सेंट टू द इनबॉक्स ऑफ द CVMS, और वहाँ से हमारे जो अप्रेजर साहिबान हैं, वैल्यूएशन ऑफिसर्स, उसको रिट्रीव करते और प्रोसेस करते हैं, और बड़े जल्दी होते हैं। मतलब इट्स नॉट, टाइम तो हमें है 9 मंथ्स है वैल्यूएशन डिपार्टमेंट के पास, और दैट इज़ फर्दर एक्सटेंडेड बाय 3 months विद द अप्रूवल ऑफ द कलेक्टर। लेकिन विद इन very few cases we may be going beyond, like say 6 months or something, but in a month or 2 we are giving a valuation ruling and sending it to the clearance collectorates. अच्छा, हमारे साथ लाइन पर जनरेद गफ़ार साहब हैं जो कंसल्टेंट हैं कस्टम के। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मेरा लाइन कट गई। मैं एक और बात की वजाहत कर दूँ, जी, जी। कस्टम्स वैल्यूएशन मैनेजमेंट सिस्टम जो है ना, अभी इस वक्त सिर्फ कराची कस्टम हाउस के पास है। जब हम उस पर अपनी ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, एंड वंस वी रोल इट आउट अप्रूवल करके, बिकॉज एवरी सिस्टम दैट वी ब्रिंग इन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ट्रेन ऑल द ऑफिशियल्स हु आर टू ऑपरेट दिस सिस्टम्स। जिस तरह उन्होंने कहा कि जी उनको पैक्स में कुछ बॉटल नेक्स आ रहे हैं, विच आई थिंक it's understood. Any system that you devise which is new, naturally, if unless you roll it out, unless you work on it, it's not possible. Any system that we come implement, it's अच्छा going जी, to हम be एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, शायद हमें उसके बाद हम बात को शुरू कर सकेंगे। जी नाज़रीन कराम, वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे वैल्यूएशन पे, हमें बता रही थी। अच्छा, एक तो मैंने बताया ना, जैसे प्रोविजनल रिलीज़ करते हैं सेक्शन 81 के, और दूसरे हम पोस्ट इम्पोर्टेशन चेक्स भी करते हैं, जो केसेस जहाँ इसको ज़रा आसान लफ्ज़ों में बताया जाए तो क्या होगा ये? पोस्ट इम्पोर्टेशन चेक्स नहीं, के वो जो वो आप सेक्शन प्रोविजनल रिलीज ना, सेक्शन 81 वो है, मैं आपको बता रही हूँ, जैसे प्रोविजनल, इट्स नॉट अ फाइनल रिलीज। प्रोविजनली मतलब है रिलीज करते हैं, रिलीज कर दिया, ठीक है ना, और अगेंस्ट सामान छोड़ दिया कि जाओ, छोड़ दिया अगेंस्ट सम काइंड ऑफ सिक्योरिटी, अल्लाह के हवाले, नहीं अगेंस्ट सिक्योरिटी, हाँ जी। जहाँ पर अपना गवर्नमेंट रेवेन्यू सेफगार्ड करते हैं, क्लियरिंग कलेक्टरेट्स करती है, एंड दे रेफर द केसेस टू द वैल्यूएशन डिपार्टमेंट। तो जो वैल्यूएशन डिपार्टमेंट के पास केस आता है तो वो उसको फिर स्क्रूटनाइज करते हैं उसको, एंड देयर आफ्टर ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंसेस व्हिच आर अवेलेबल विद द वैल्यूएशन डिपार्टमेंट, या उनके पास अपने केसेस होते हैं, या पाकिस्तान के ट्रेड मिशंस को भी वो रेफ़र करते हैं, और वहाँ से जो उनकी रिपोर्ट्स आती है उस बेसिस पर फिर अपनी एक पूरा प्रोसेस आपके यहाँ मौजूद है। जावेद गफ़ार साहब अब लाइन पर, अल्लाह करे बात हो जाए उनसे। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी सर, वालेकुम। हाँ जनाब, कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी जनाब, बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ जनाब, क्या आप क्या फरमाएंगे इस पूरे मसले? साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आज आपने ये प्रोग्राम ऐसा रखा है जिससे लोगों में अवेयरनेस क्रिएट होगी रिगार्डिंग कस्टम्स। जी जी। और टाइम की कमी को देखते हुए मेरा सवाल जो है वो मतलब रजिया सुल्ताना साहिबा से होगा। जी जी। कि वैल्यूएशन के हवाले से जो ये इनका डिपार्टमेंट है, वैल्यूएशन रूलिंग जो इशू करता है असेसमेंट के लिए। जी आज क्या सवाल क्या हुआ आपका? जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है, बहुत साफ आ रही है। रूलिंग्स ये इशू करते हैं, उसमें जो डिपार्टमेंट डिस्क्रिशन यूज कर रहा है, मुख्तलिफ मेथड्स हैं असेसमेंट के सेक्शन 25 में, तो ऐसा भी देखने में आया है कि एक ही प्रोडक्ट को डिफरेंट ट्रीटमेंट्स दे के वैल्यूएशन रूलिंग इशू की जा रही है। अच्छा, मतलब मुख्तलिफ डिस्क्रिशन का जिसे कहना चाहिए कि वो एक्सरसाइज जो कर रहे हैं, अच्छा, डिस्क्रिशनरी पावर इस्तेमाल, लोगों को इससे बड़ी तकलीफ है। और एज ए कंसल्टेंट मेरे पास काफी ऐसे मैटर्स आए जिसमें एक ही प्रोडक्ट को डिफरेंट ट्रीटमेंट दिए गए डिफरेंट मेथड्स में, क्योंकि कस्टम्स एक्ट में सेक्शन 25 में जो मेथड्स प्रोवाइडेड है वो मतलब है कि प्रोसीजर में 1 बाय 1 वो चलने हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया। डिपार्टमेंट जो है वो अपनी मर्जी के मेथड चूज करके गुड्स की असेसमेंट को जो है ना फाइनलाइज कर रहा है, तो वी शुड बी टेकन केयर ऑफ। इससे लोगों को काफी परेशानी है। ये जनाब, Thank you very much for highlighting the problem that he has pointed out, but I would like that he should come and see me personally on this account. कि जो केसेस ये कहते हैं कि हमारे यहाँ से वैल्यूएशन रूलिंग्स इशू हुई फॉर द सेम आइटम, कंसल्टेंट है या आ जाएंगे आपके पास? ज़रूर आए, ही इज़ वेलकम एनी टाइम। नहीं देखिए ना, इफ़ द आइटम हैज़ बीन इम्पोर्टेड, it also depends on the quality, number one. It depends if the item has been imported from different sources. Like you can't compare an item imported from any country in Asia or with a country which another item that has been imported from a European place. Things are of course very different. लोगों को होती है कभी चीज़, वो कहते हैं जी डिस्क्रिशनरी पावर जो है ये कोई अच्छा होनी भी चाहिए जी, इसके बगैर गुजारा नहीं है, लेकिन कस्टम में बहुत लोगों को शिकायत है। लेकिन इस तरह से मैं आई बीन पोस्टेड हियर फ्रॉम द 6th of October, और मेरे अपने
पास जो भी कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई है सच, और इक्का दुक्का केस में जो कंप्लेंट आई है कि इनका किसी का आइटम किसी ने कम वैल्यू पर रिलीज़ हुआ, ठीक है ना, आफ्टर आई केम आई डिसेंट्रलाइज दिस, आई लिफ्ट इट के AC और DC के अपने लेवल के डिप्टी डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर के लेवल का पार्ट था, दे इशू द वैल्यूएशन रूलिंग, ताकि इफ़ द पीपल एनी वन हु हैज़ एनी ग्रीवेंस ही कम्स एंड सीज द हायर ऑफिसर. लेकिन अगर इफ़ देयर इज़ अ डिफरेंस इन क्वालिटी, if the source of import is different, obviously there's going to be some kind of a variation. You can't. क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं जी? देखिए मैं आपको आप भी कुछ बताइए। मैं समझती हूँ कि जहाँ तक डिस्क्रिशनरी पावर्स की बात है तो ये एक मसला है। अगर हम ये कहें कि नहीं ये इशू नहीं है तो ये बिल्कुल गलत होगा। ताहम उसके अगेंस्ट हमारे पास सेफ गार्ड्स मौजूद हैं। उन लोगों को चाहिए जो समझते हैं कि उनके साथ डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल किया गया और उनके साथ ज़्यादती की गई है, तो उनको वो चीज़ अपने ऑफिसर्स के नोटिस में लानी चाहिए, क्योंकि जब तक हमें कोई बताएगा नहीं तो उसके ज़्यादा अमकानात ये हैं कि शायद हमारे नोटिस में ना आए और लोग सफ़र करते रहें। तो ऐसी चीज़ें फ़ौरन ऑफिसर्स के नोटिस में लाई जानी चाहिए ताकि स्टाफ के ख़िलाफ़ पीनल एक्शन भी लिया जा सके अगर वो शिकायत जायज़ है तो। अच्छा, ऐसा हो सकता है? जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर 2 तरह की शिकायतें पाई जाती हैं, कुछ जायज़ होती हैं जेन्युइन और कुछ नॉन जेन्युइन होती हैं। तो लिहाजा जुनैद साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि आइंदा भी वो जब कभी इस तरह का कोई मिस यूज़ देखें तो काइंडली वो रेलिवेंट ऑफिसर को ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि हो सकता है उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन मौजूद हो, क्योंकि अगर नहीं होगी तो फिर जाहिर है जुनैद साहब का पॉइंट ही तस्लीम किया जाएगा, अपहेल्ड किया जाएगा। बिल्कुल जनाब। क्यों जनाब? देखिए मैं ये समझता हूँ कि डिस्क्रिशन जो है किसी भी सिविल ऑर्गेनाइजेशन में उसकी सक्सेसफुल रनिंग के लिए डिस्क्रिशन का होना भी ज़रूरी है। ये अलग बात है कि उस डिस्क्रिशन का इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है, ठीक बात है, बिकॉज ये पॉजिटिव हो रहा है या अदरवाइज हो रहा है। मैं समझता हूँ जहाँ पे जैसे मैडम मुसरत ने कहा, कहीं भी अगर इस किस्म की बात है जो कोई आदमी ये फील करता है कि जो डिस्क्रिशन इस्तेमाल हुई है वो सही नहीं है और इसको इस तरीके से नहीं होना है, तो उसके पास हमेशा वो फॉरम रहता है कि जिस आदमी ने भी वो डिस्क्रिशन इस्तेमाल की है वो उसके सीनियर ऑफिसर के पास जाए, अपना पॉइंट बताए, एंड उसको हमेशा वो इट्स इज़ नॉट द लास्ट वर्ड, दैट कैन ऑलवेज बी चेंज्ड। लेकिन ये चीज़ ये कह देना सिर्फ मिसाल के तौर पे, जैसे मैडम ने बताया कि मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ, मसला एक और कार है फॉर एग्जाम्पल, 1300 सीसी कार जो आप जापान से इंपोर्ट करें, डेफिनेटली वो नहीं कंपेयर कर सकते आप 1300 सीसी कार जो कोरिया से इंपोर्ट हो या चाइना से हो या जर्मनी से हो। लेकिन अगर कोई ऑर्डिनरली आदमी यही कह देगा कि भाई 1300 सीसी गाड़ी है तो वैल्यू तो सेम होनी चाहिए, इन्होंने डिस्क्रिशन किया है, किसी को ज़्यादा कर दिया किसी को कम कर दिया। कार तो एक नॉन आइटम है, लेकिन इसी तरीके से रॉ मटेरियल्स हैं, वही रॉ मटेरियल जो यूरोप से आते हैं उसकी वैल्यू अलग होती है। कोई वैसे स्टैंडर्डाइजेशन की हुई है कि वैल्यू कैसे आपस हमने एरिया वाइज किया हुआ है। अच्छा, एरिया वाइज की हुई है। एरिया वाइज किया हुआ है, मसलन कौन से एरिया सिमिलर हैं, जो इन एरियाज़ की जिनको हम सिमिलर समझते हैं, मसलन यूरोप का एज अ कॉन्टिनेंट हम समझते हैं सिमिलर है एक्सेप्ट फॉर ईस्टर्न यूरोपियन ब्लॉक, इसी तरीके से एशिया को हम समझते हैं सिमिलर है, और इसी तरीके से हमने दूसरे एरियाज़ बना लिए हैं जिनको हम सिमिलर समझते हैं। तो सिमिलर एरियाज़ की वैल्यूज़ फॉर सेम आइटम आमतौर पे सिमिलर होती हैं, और इसी तरीके से उन आइटम्स की वैल्यू में डिफरेंट होगा अगर वही आइटम्स के ओरिजिन डिफरेंट हो, आइटम अगर वो सेम है तब भी। अच्छा, तो एक और बात की मैं सॉरी इस पर वजाहत करना चाहती हूँ कि अभी हमने ये किया है, जिस आइटम्स की हमने वैल्यूएशन रूलिंग इशू की है, अगर किसी आइटम की, कंसिडरिंग दैट नाउ बीइंग द मेंबर ऑफ द गेट WCO और गेट कोड ऑफ वैल्यूएशन हमने इंट्रोड्यूस किया है पाकिस्तान में सन 2000 से, तो वेरी पर्टिकुलर कि हमने अगर किसी इंपोर्ट की आइटम के ऊपर कोई वैल्यूएशन रूलिंग वैल्यूएशन डिपार्टमेंट ने इशू की है तो वी वुड लाइक कि जिस कलेक्टेड को हम रेफ़र करते हैं, आइदर द कलेक्टेड वुड अप्लाई इट, कन्फ्रंट द इंपोर्टर विद द वैल्यूएशन रूलिंग और रेफ़र बैक द केस, another case of identical or similar nature to the valuation department, ताकि we could more elaborately consider it। इस मसले पे क्या? नहीं, डिस्कशन के मसले पर तो मैं ये कहूँगा कि एक ये वैल्यूएशन के मसले पर कि एक तो 2 चीज़ें हैं, एक तो इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस जो अब माशाल्लाह बहुत डेवलप हो गया पाकिस्तान में, और हम खुदकार निज़ाम की तरफ की बात कर रहे थे शुरू में और जिसकी तरफ हम जा रहे हैं और चले गए हैं काफ़ी हद तक, तो एक जब इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस होता है आपके पास पूरी दुनिया का, तो उसमें फिर आप यानी जो फैसला करते हैं वो बहुत इंसाफ पे मुबनी होता है। दूसरी बात है माइंड सेट की, कि आया आप किस माइंड सेट के साथ काम कर रहे हैं। अब चूँकि जो कल्चर आप देख रहे हैं, फैसिलिटेशन का कल्चर है CBR में, और हमारे दरवाजे जो हैं वो ये क्लीशे इस्तेमाल नहीं कर रहा, आम जाके देखें आप तो आपको खुले मिलेंगे, कोई ये नहीं कि लोग बैठे हुए हैं इंतज़ार कर रहे हैं, वो कल्चर ख़त्म हो गया है। मशावरती कमेटीज़ हैं और जो हमारे साथ जो लोग डील करते हैं और उनके साथ हम मुस्बत एक जो राब्ता है वो काफ़ी बड़ा है। तो इसलिए अब वो ज़माना नहीं रहा जब डिस्क्रिशन अफसर इस्तेमाल करता था अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अब तो एक डेटाबेस है। क्या चार्म रहा इस नौकरी में? मैं वैसे बात कर रहा हूँ, माशाल्लाह आप लोगों ने अर्ली 80s का बैच होगा जी,
और आप अपने बैच में बहुत अच्छे नंबरों से यानी कि टॉप की पोजीशन में आए होंगे। जी हाँ। अच्छा, ये ट्रेडिशन भी है 20-25 साल से कि जो अच्छे पोजीशन पे आता है वो कस्टम को ऑप्ट करता है, बाद में इनकम टैक्स को करता है। पहले डीएमजी था या सिविल सर्विस था और या पुलिस था, लेकिन मैं पिछले कई साल के देखता रहता हूँ कि कस्टम लोग ज़्यादा क्यों करते हैं। मैं आपको एक चीज़ मैं बताऊँ, जहीं लोग जो सारे कस्टम में क्यों जाते हैं। मैं आपको मैं शरारत नहीं कर रहा, मैं समझ रहा हूँ। एक बार मैंने ये शहरयार जो अब हमारे क्रिकेट के हैं, पहले जब फॉरेन सेक्रेटरी थे तो मैंने उनसे कहा कि भाई जो जिस आदमी का नंबर इतना था वो फॉरेन सर्विस में गया, क्या बनेगा। तो वो घबरा गए, उन्होंने कहा कि जब ये लोग सेक्रेटरी या टॉप लेवल पे आएंगे तो मैं खुद परेशान होता हूँ कि ये क्या ये बैच क्या करेगा। लेकिन कस्टम के तो ज़हीन तरीन लोग कस्टम ले जाता है हमारे जी। मैं आपसे ये बताऊं कि पाकिस्तान में चॉइस ऑफ सर्विसेज जो फर्स्ट ग्रुप्स हैं हमेशा चेंज होते रहे वक्तन फ़वक्तन। जी जी जब डिवैल्यूशन प्लान आया है, जी जी, ठीक है, डिवैल्यूशन से पहले डीएमजी नंबर 1 था। डीएमजी नंबर 1 था, ये डिवैल्यूशन प्लान जो अब आया है। जी हाँ। लेकिन डीएमजी नंबर 1 था, लेकिन अगर आप लिस्ट देखें जी तो आपको पिछले 15-20 साल की लिस्ट मैंने देखी है जी। नहीं, मैं इसमें पहले 20 लोग जो हैं नहीं, custom में- नहीं उसमें भी एक वजह एक और भी है। मैं आपको एक First 10 days to go for मैं ये करना चाहूँगा DMG and कि police. मिसाल के तौर पे अगर टॉप 10 है तो टॉप 10 में से मुश्किल से 2 कस्टम के होंगे, 7 अच्छा, DMG मैं के आज होंगे। वक्त चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैंने डेटा हमारी बैच की देखा बात, जी। चले मैं अपनी बैच की अच्छा, बात अपने करता हूं। पुराने हमारे ज़माने बैच में 1980 की बात करूं, मेरा 1980 का बैच है, उसमें हमारे टॉप में से मसलन जो हमारे बैच में एक ही ऑफिसर था जो कि मेरिट पे था, जो कस्टम में आया, और उसके साथ के मेरिट वाले जो हैं वो सारे डीएमजी में गए सिवाय एक के जो पुलिस में गया। तो मतलब मैंने आपसे कहना ये था कि इसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं। अगर आप अर्बन एरिया को बिलोंग करते हैं तो आप चाहेंगे कि आप कस्टम्स में आएँ, अगर आप रूरल एरिया को बिलोंग करते हैं तो आप चाहेंगे कि आप या पुलिस में जाएं या उस वक्त की डीएमजी में जाएं। अच्छा, देहाती आदमी अब पुलिस में या डीएमजी में इस जाता है। वक्त आज पाकिस्तान में अगर आप नंबर 1 चॉइस देखें तो मैं आपको बता दूं इस वक्त नंबर 1 पुलिस है। इस वक्त अच्छा, नंबर 1 मैंने पुलिस है। 2-3 साल का देखा नहीं, लेकिन मैं पहले चेक करता था, देखता जाता था कस्टम इनकम टैक्स, कस्टम ठीक कह रहे इनकम टैक्स, कस्टम ये सब पुलिस एक और पुलिस वजह के ये बाद है। कस्टम्स वजह अभी ये जो है कि है उसके अब बाद नहीं। दुनिया जो है वो मईशत जो है, मईशत पे दारोमदार है दुनिया के मामलात का जिस तरह चल रहे हैं। जी जी। और मईशत से मुतल्लिका महकमे जो हैं वहीं आप बेहतर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हर जगह आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप स्कूल में हैं, तालीम से मुंसलिक हैं, हर जगह हैं। लेकिन अगर नहीं, मेरे बड़े ऐसे दोस्त इस महकमे में जो हैं, मईशत रहे के भी साथ हैं, हैं, इसलिए मेरा तो मतलब वो नहीं, मैं फिर से हाँ, पूछना तो चाह रहा हूँ। इसलिए लोग एक ये भी है एक चाम कि वो महकमे जिनका ताल्लुक मईशत से बराह रास्त है, मुल्क की मईशत से है, तो वहाँ आप अपनी सलाहियतों का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं मुल्क कौम के लिए। ये भी एक वजह है। वो जुनेजो साहब की एक वाकया जी, वो एक लेक्चरर उनके पास गया ग्रेड 17 का कि मुझे कस्टम इंस्पेक्टर करा दो। तो बड़े हैरान हुए कि वो ग्रेड 11 की या 14 की नौकरी है, 17 की छोड़ के आ रहे हो। तो ये इससे मतलब ज़हीन लोग जा रहे हैं, खुशी की बात है, लेकिन कुछ बदनामी भी होती है। हाँ, लेकिन सज्जाद साहब मैं एक बात बताना चाहूँगी कि आप जिस ज़माने की बात कर रहे हैं 60s में और अर्ली 70s में कस्टम्स डिपार्टमेंट में जो लोग आए उन लोगों की प्रमोशन बहुत जल्दी हुई। हाँ ठीक है, उस वक्त ठीक है शायद ना? नंबर 1, Within 2, 3, 4, 9 5th years, नंबर था शायद, बिल्कुल। 5th या 6th था। तो 9 साल में लोग ग्रेड 20 में पहुंच गए। तो अच्छा। दैट वाज अ ग्रेट इंसेंटिव फॉर ऑल ऑफ अस। तो हम समझते थे कि अगर हम कस्टम सर्विस में जाएंगे तो हमारी प्रमोशन बहुत जल्दी और बहुत क्विक होगी। अच्छा। आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट इंसेंटिव फॉर ऑल ऑफ ये अस। ये आर्गुमेंट मुझे आपकी अच्छी लगी, ये लाइव कॉल है जी। हेलो हेलो हेलो, जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मेरा नाम महमूद मसूद है। जी जी। मैं पिछले 15 साल से शिपिंग इंडस्ट्री में हूँ। अच्छा, माशाल्लाह जी। सेक्टर अप्रेजमेंट और प्रिवेंटिव से 2 सवाल हैं। जी जी। एक तो ये कि हमने पाकिस्तान में एक CFS बनाया है जिसकी परमिशन इनके पास पिछले 14 दिन से पड़ी हुई है और जो साइन नहीं हुई है। क्या बनाया आपने, दोबारा करें, मैं लाइव आपको जवाब दिलाऊंगा इनका। कंटेनर फ्रेट स्टेशन अच्छा, कंटेनर फ्रेट एसोसिएशन की बनाई है, कहते हैं जनरल ऑर्डर इनके पास पड़ा हुआ है पिछले 14 दिन से। 14 दिन सिर्फ जी 14 दिन से पड़ा हुआ है। जी। तो 14 दिन पे तो परेशान हो गए आप पाकिस्तान में रहते हुए। मैं पिछले 1 साल से इसकी भी कर रहा हूँ, तो अब आखिरी मरहला रह गया है। मैं सिफारिश करता हूँ जी आपकी बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज ये है जी जी। कि ये बात कर रहे थे ऑटोमेशन की। इन्हीं के डिपार्टमेंट में एक असिस्टेंट कलेक्टर हैं जिनके पास मैं गया था एक चीज टाइप करवाने। ही हैड अ कंप्यूटर बट ही डिड नॉट हैव अ प्रिंटर। प्रिंटर नहीं है कस्टम महकमे में, प्रिंटर नहीं है जी। हद हो गई, ये तो आप कमाल कर रहे हैं आप। अच्छा, मेरे ख्याल में उस वक्त उनके पास प्रिंटर कुछ की वजह से मौजूद नहीं होगा। ये नहीं, तो उनके पास था ही नहीं। मुझे वो डिस्केट ले जानी पड़ी अपने ऑफिस और मैंने उसका प्रिंट आउट निकाल के फिर उन्हें दिया।
अच्छा, तो आप वहीं से चाहते थे कि ये फैसिलिटी मिल जाए आपको। अच्छा ठीक है, बात समझ आ गई आपकी बात। ये दो बातें इन्होंने कही हैं जी। एक तो इनको कोई आपके पास पड़ा हुआ है जी कागज़ इनका कंटेनर सर्विस का, वो 14 दिन से पड़ा है जी। मुझे इनफैक्ट मुझे नहीं पता कि इनका कौन सा केस पता है, एटलीस्ट मेरी ऑफिस में तो नहीं है। कंटेनर मैं कंटेनर एसोसिएशन के हवाले से कह रहे हैं। आई डू नॉट नो ऑफ एनी सच केस, बट आई वुड लाइक हिम टू कम एंड सी मी टुमारो। ठीक है, एंड इफ देयर इज एनी इशू, वक्त भी दे दें आप इस वक्त। कल आप इनसे कहें कि सुबह को मेरे पास 10 बजे आ जाएं। 10 बजे पहुंच जाए जनाब, आपको वक्त मिल गया इस वक्त। कोई प्रॉब्लम, और मेरे अगर पास देर भी- से उठ सकते हैं तो कोशिश करें कल जल्दी उठे। और मैं समझता हूं कि मेरे पास नहीं है। आई डोंट नो अबाउट मैडम, आपके पास कोई ऐसा इशू है? मैंने तो चूंकि अभी 2 दिन पहले चार्ज लिया है, इसलिए मेरे नोटिस में अभी सो फार तो नहीं, क्योंकि मेरी मेज़ पे कोई ऐसी फाइल पेंडिंग इस वक्त तो नहीं है। अगर मेरे पास पड़ा है तो मेरी नोटिस में होता। और ये जो दूसरी बात कह रहे हैं कि भाई वो उसके पास प्रिंटर नहीं था बेचारे के पास, असिस्टेंट कलेक्टर के पास। नहीं, इसमें मैं आपसे एक अर्ज करना चाहूँगा। वैसे तो ये काम उनको करके आना चाहिए था। नहीं, मैं आपसे एक अर्ज करना चाहता हूँ, प्रिंटर्स असिस्टेंट कलेक्टर्स के पास बेसिकली होता नहीं है। अच्छा ठीक है। उसकी वजह यह है कि वो अगर उसने कंप्यूटर भी उसके पास था तो वो डेफिनेटली फॉर वर्किंग ऑन द कंप्यूटर्स है। वो वहाँ पे नेटवर्किंग होगी अंदर। जी हाँ, असिस्टेंट कलेक्टर खुद कोई ऑर्डर टाइप करके और उसका प्रिंट आउट निकाल के डायरेक्टली नहीं देता। दिस इज नॉट द नॉर्म। नॉर्म एक दूसरा प्रोसीजर होता है जो कि फॉलो होता है हमारे यहाँ। कंप्यूटर उसे और मकसद के लिए इस्तेमाल। जी हाँ, ये मैं समझता हूँ कि अगर वो उन्होंने शायद कंप्यूटर में से कोई ऑर्डर पास करके और इनको या कोई चीज़ भी इनको डिस्कट दी कि आप प्रिंट आउट करा के ले आएँ, तो नहीं, ये अपनी डिस्कट ले गए थे, उसको प्रिंट आउट करना चाहते थे। हाँ, तो उन्होंने कहा लेकिन मेरा मतलब उनके पास नहीं था, तो उनके डेफिनेटली ऑफिस में होगा, उनके पीए के पास होगा, किसी और के पास होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि वो असिस्टेंट कलेक्टर के ही दफ्तर में हो। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि बाहर से जो आदमी अपनी डिस्कट लेकर आए और वहाँ हम प्रिंट आउट निकाल के दें। ये बात मुझे भी अजीब लगती है वैसे। ये एक कॉल और है जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी फरमाइए जनाब। जनाब, मैं हारून बोल रहा हूँ कराची से। जी मेरा सवाल यह है कि मैं छोटी मोटी इंपोर्ट करता हूँ माशाल्लाह। यूज मॉनिटर्स और कंप्यूटर्स के अंदर। ठीक है। एक्चुअली जो इस वक्त जो प्राइसेस हैं इस वक्त 14-15 इंच मॉनिटर्स की जो है $6-7 चल रही है, मगर कस्टम में जो वैल्यूएशन फिक्स की हुई है वो $14-15, 17 इंच की जो है $21 फिक्स की हुई है। जबकि हमें इतना टाइम भी नहीं दिया जाता, ज़्यादा माल डैमरेज में आ रहा होता है, पोर्ट से हमें उठाना होता है कि हम कोई आर्गूमेंट कर सकें, किसी किस्म का उनसे वो कर सकें। और कंप्यूटर्स के आइटम की बात कर रहे हैं आप? जी, कंप्यूटर्स के आइटम है ये जिसकी बात कंप्यूटर कर। का आइटम है। अच्छा, तो उनके आप ख्याल में जो ज़्यादा लगाते हैं ये बहुत कीमत, ज्यादा लगा रहे हैं, मतलब तकरीबन डबल लगा रहे हैं। दुनिया में सस्ते हो गए हैं वो? बिल्कुल सस्ते हैं। तो क्या वहाँ से प्रूफ क्यों नहीं ले आते आप इसका? लगाई जा रही है पाकिस्तान के कराची के अंदर, वो उस वक्त जो सेलिंग प्राइस है उससे ज्यादा लगाई जा रही है। अच्छा ठीक है। कराची में हम 14 इंच का मॉनिटर जो है वो मार्केट प्राइस जो विंडो प्राइस है वो तकरीबन 900-850 रुपए है। ठीक है। जबकि हमारी वैल्यूएशन $14 होती है, उस पर हम 25% ड्यूटी देते हैं। कोई उसमें ब्रोकन पीस है, कोई चीज स्क्रीन प्रिंट है या स्क्रीन डैमेज है, उन सब पे हमें ड्यूटी देनी पड़ती है। ठीक बात है। ये कहते हैं जी जो हम मॉनिटर लाते हैं कंप्यूटर का तो ज़माना है, सस्ते होने चाहिए। इसकी वैल्यूएशन जो आप लोगों के पास मौजूद है वो ज़्यादा है और ये इंटरनेशनल मार्केट सस्ते ले आते हैं जी। नहीं, आई वुड लाइक अगर ये वजाहत करते ना, इफ़ द गोस डायरेक्टली रिलीज़ करवा लेते हैं या दे रेफर टू द वैल्यूएशन डिपार्टमेंट। नहीं, पहले तो मेरे ख्याल में शुरू से हाँ, मेरे ख्याल में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर इनको कोई इस तरह का प्रॉब्लम है तो ये इनको चाहिए कि ये हमें कांटेक्ट कर लें, हमें या वैल्यूएशन के पास, और अपना डेटा प्लीज़ ले आएँ। ये मैंने क्योंकि उनसे हम कहा कि वैल्यूएशन के कुछ असूल हैं जिनके मुताबिक वैल्यूएशन की जाती है। ठीक है। तो अगर ये हमें मुतमईन कर देंगे कि इनकी प्राइस जेन्युइन है तो हम इनकी प्राइस कबूल कर लेंगे। मतलब हो सकता है जी आदमी मंडी में ये कीमतें सस्ती हो गई हों और अभी इतला ना पहुंची हो कस्टम में तो ये ले आए। नहीं, मतलब ये बात होती है कभी की कीमतों का फ़र्क होता है। लेकिन अगर इनके पास, मैंने इनको कहा भी है कि अगर कोई सबूत मौजूद है बैन अल-अक़वामी सतह पर तो सबूत ले आएँ, और ये फिर भी अगर इनकी बात ना मानी जाए तो उनकी शिकायत हो सकती है। ये एक हाल और है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा नाम एहसन शेख है, मैं कसूर से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह। मेरा सर तमाम सीनियर्स लोगों से क्वेश्चन ये है कि हम लोग एक्सपोर्ट्स करते हैं लेदर की चाइना में। ठीक है जी फरमाइए। तो उस सिलसिले में ये है कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसमें कुछ ड्यूटीज की डबल टैक्सेशन से बचने के लिए फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है जो जनवरी से इम्प्लीमेंट है। इस सिलसिले में कस्टम्स के पास इस तरह की तमाम डिटेल्स अवेलेबल है जो हमें मिल सके या हम एक्सपोर्ट्स में उसको फैसिलिटेट आपस में कर सकें? जी कोई ऐसी बात? जी, एक तो CBR की जो वेबसाइट है, मेरा ख्याल अगर वेबसाइट पर जाया जाए तो वहाँ बहुत सी ऐसी मालूमात हैं जो
हमारे मिल सकती हैं। CBR में अब इंटरनेशनल कस्टम सेक्शन जो है वो बहुत ही अच्छी तरह ऑर्गेनाइज़ किया गया है, असर-ए-नौस की तश्कील हुई है और वहाँ से ये सारी मालूमात मिल सकती हैं। और कलेक्ट्रेट से वेबसाइट पे चले जाएं तो वेबसाइट पे चले जाएं, CBR में की जो इंटरनेशनल कस्टम जी विंग है वहाँ से पता कर सकते हैं और हमसे रब्ता कर लें किसी तरह ख़त के ज़रिए, वैसे ईमेल के उनका ज़रिए। ख्याल है ये बात जो कहते हैं कि कुछ रियायतें दी वो हैं। जो कह रहे हैं कि वो FTA के मुताबिक वो हैं, तो उसके वो जानना चाहते हैं कि उसके क्या यानी क्या डिटेल क्या है, तो वो इन्हें मिल पूछ सकती है, सकते हैं वो पूछ सकते हैं, हाँ, वो इन्हें मिल सकती है। बहुत दुरुस्त वो बात है अगर जी। जी एक कॉल शायद और है जी। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम नवीद जफर है जी और मैं एक शिपिंग कंपनी में मल्टीनेशनल शिपिंग कंपनी में हेड ऑफ ऑपरेशंस हूँ। जी मेरा सवाल वैसे तो इसका जवाब तमाम आजाद दे सकते हैं, लेकिन खासतौर पे मुनीर कुरैशी साहब जो कि प्रिवेंटिव में कलेक्टर हैं उनसे है। और सवाल ये है कि हमारे यहाँ तमाम पोर्ट्स पे, कराची, पोर्ट कासिम पे सैकड़ों की तादाद में कंटेनर्स हैं जो कि फुल हैं, इंपोर्ट हुए हैं और वहाँ पे पड़े हुए हैं, जिनका कोई कंसाइनीज या जो इंपोर्टर्स हैं उसकी डिलीवरीज नहीं ले रहे। अच्छा इससे गवर्नमेंट को भी प्रॉब्लम्स है, बिकॉज पोर्ट्स जो है हमारी ऑलरेडी कंजेस्टेड हुई है। अच्छा क्यों नहीं मूवमेंट नहीं हो पा रही है, डिलीवरी क्यों नहीं ले रहे वो? कंपनीज को भी तमाम जो है वो लॉस हो रहा है इन टर्म्स ऑफ फ्रेट, बिकॉज इट्स ये समझ लें कि एक तरह का गाड़ियां हैं, अगर वो चलेंगी नहीं तो उससे कोई रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा। नहीं मैं पूछ रहा हूँ, पोर्ट भी जो हमारे प्रेशर हुआ है क्योंकि इकोनॉमी बड़ी है। नहीं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि लोग क्यों नहीं ले रहे वो? जी ये तो जी चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह में उठाया जा सकता है, लेकिन ये एक जेन्युइन इशू है। इसमें CBR ने भी काफी आला हमने इस्लामाबाद से कोशिश की थी। हमें ये सुनने में आया जब हमने अप्रोच किया मुख्तलिफ लेवल पे कस्टम काम को कि जी इनको क्लियर करें, इनको ऑक्शन करें, तो वो सुनने में आता है वो ऑक्शन पे आते हैं लेकिन कोई खरीदार नहीं है। बॉटम लाइन ये है कि वो कंटेनर खाली नहीं होते और वो आपको आज भी कराची पोर्ट कासिम पे सैकड़ों की तादाद में कंटेनर है जो खड़े हुए हैं और पड़े हुए हैं, वो जगह भी ब्लॉक हुई है, ना वहाँ कोई काम आप कर सकते हैं और ये काफी बड़ा इशू है। अच्छा जी बहुत शुक्रिया आपका। ये तो कुछ अजीब सा एक वाकया सुना रहे हैं। क्या ये दरअसल ऐसा है, इसमें शिपिंग एजेंट्स का मसला इसलिए पैदा होता है कि वो कंटेनर्स जो हैं वो शिपिंग एजेंट्स के हैं। मशकूक तो नहीं है कोई जी? नहीं मैं उसको मशकूक तो नहीं कहूँगा। वो बुनियादी तो वो हैं दरअसल शिपिंग एजेंट्स के, और जब वो किसी इंपोर्टर ने सामान उस पर इंपोर्ट किया हो और किसी वजह से उसको क्लियर न कराएं तो नेचुरली इनके कंटेनर्स ब्लॉक हो जाते हैं। जब इनके कंटेनर्स ब्लॉक हो जाते हैं तो आगे इनका बिजनेस अफेक्ट होता है। तो वो ये चाहते होंगे कि वो किसी तरीके से इनको कंटेनर्स वापस मिले ताकि वो अपने उसको रोटेशन में और रोलिंग में लेके आएँ। मैं समझता हूँ कि इनका जहाँ तक ये कमेंट है ये जेन्युइन है, लेकिन हमारे पास ये हमें एक सर्टन प्रोसीजर से चलना होता है। जो हम ऑक्शन करते हैं, हम वो सामान जो महीना भर तो पोर्ट में हम अलाउ होता है हमारे सेक्शन 82 के तहत, जिसमें हम महीना भर ये अलाउ करते हैं कि पोर्ट में रहे। कराची पोर्ट के हवाले से मैं बता सकता हूँ कि KPT के रूल्स में ये है कि वो 2 महीने के बाद सामान को ऑक्शन के लिए भेजते हैं। हमारे एक्ट में 1 महीना है, KPT के एक्ट में 2 महीने हैं। वो 2 महीने के बाद फिर लिस्ट बना के हमें बताते हैं कि साहब ये फलां आइटम्स जो हैं फलां इंपोर्टर के जो हैं वो पड़े हुए हैं जो कि क्लियर नहीं हुए। उनके बाद नेचुरली हमारा एक प्रोसीजर होता है कि हम उनको नोटिस इशू करते हैं और फिर सब्सिक्वेंटली उसको हम ऑक्शन में डालते हैं। मैं ये बात फील कर सकता हूँ कि क्योंकि शिपिंग एजेंट हैं इसमें इनको डेफिनेटली इफेक्ट होता होगा, क्योंकि इनके 2 महीने तक तो वो जो कंटेनर वो ब्लॉक हो जाते होंगे। आई फील दैट्स अ जेन्युइन प्रॉब्लम। लेकिन इसमें मैं इनसे ये कह सकता हूँ कि इसमें यही हो सकता है कि जो इम्पोर्टर्स हजरात हैं, हमें अगर ये शिपिंग एजेंट्स आके स्ट्रेट अवे उनकी बताएं कि भाई वो नहीं लेना चाहते या कोई ऐसी कॉरस्पॉन्डेंस हो, तो हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि जो एक्शन हम 2 महीने के बाद लेते हैं ऑक्शन का, वो हम एक्शन जल्दी ले लें। लेकिन हमारे एक्ट की थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि अंडर द कस्टम्स एक्ट हम 1 महीने तक उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते जब तक कि वो राइप फॉर ऑक्शन ना हो। ये आखिरी कॉल हम लेते हैं जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, नहीं मेरा ख्याल कॉल वो कट गई। अब मेरे ख्याल में ये लोगों को इस तरह के मसाइल तो बहुत से होते होंगे और जेन्युइन भी होते हैं, आपने जैसे कहा। तो इसका हल यही है कि भाई जितनी जल्दी वो अपनी साइड से एक्शन लेंगे उतनी जल्दी आपको आसानी होगी। मैं इनको इनफैक्ट इनवाइट करना चाहता हूँ। ये कल अपना जुम्मे वाले परसों 2:30 बजे हमारे यहाँ कस्टम हाउस में एक मीटिंग है जिसमें हमारे मेंबर कस्टम्स आ रहे हैं, जो कि मीटिंग उन्होंने की है शिपिंग एजेंट्स के साथ। तो ये जो इनका प्रॉब्लम है, अगर ये भी उस मीटिंग में शिरकत कर लें, इनको मैं इन्वाइट करता हूँ यहाँ से, अगर ये भी आके उस पर मीटिंग में आ जाएँ तो हो सकता है कि इसका कोई डिसीजन हम उस मीटिंग में ले सकें। चलिए बेहतर है जी, हमने कम से कम 2 अपॉइंटमेंट तो यहाँ करवा दी ना जी।
तो नाज़रीन इकराम, वैसे इसमें बातें तो बहुत हैं और जैसे कि मुझे बताया जा रहा है लाइनें भी हमारी चोक हो रही हैं, बहुत ज़्यादा लोग बात भी करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में हमारा ख्याल था कि कस्टम के मौजू पर लोगों की दिलचस्पी इतनी ज़्यादा है, हमने कोशिश की आखिरी लम्हों में कि ज़्यादा कालें ली जाएँ और बातें की जाएँ और बातें सुनी जाएँ। लेकिन एक बात याद रखने की है कि ये पाकिस्तान के जो टैक्स कलेक्शन के महकमे हैं, यही हमारी मईशत है। इन्हीं के ज़रिए से हमारे मुल्क की गाड़ी वो आगे चलती है, इन्हीं के ज़रिए से तरक्की का इंजन जो है वो चलता है। अगर ये पैसा सरकारी ख़जाने में ना जाए तो मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान की मईशत में कोई इनकलाब आ सके। हम इन महकमों को और नज़र से भी देखते हैं और ख्यालात से भी देखते हैं, लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान में तरक्की होना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के शहरी वो टैक्स अदा करें जो उनकी तरक्की और मुल्क की तामीर के लिए ख़र्च होना है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।